हाँ हाँ, मैं सोयल साइंस पढ़ा दूं। पढ़ा दूं। क्या नाम आपका? रजनीश जी। आपका? रविंद्र। चंद्र प्रकाश। कहाँ से यूजी आपकी? आपकी कपासन से हो? क्या नाम है आपका? तो सोइल पढ़ाऊंगा मैं आपको, है पढ़ाऊंगा तो क्या, मैं तो अब समरी अप करने आया हूँ, ऑलमोस्ट हो गया अपना कोर्स। तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट सोइल का कंप्लीट है। बैच जो शुरू हुआ था वो शुरू क्लासेस मैंने की थी, तो जुलाई में शायद, जुलाई अगस्त जो भी शुरू था, 3 जुलाई। हाँ। लेकिन आप क्लास रिकॉर्डेड ले लेना, ताकि हाँ, आज अपन टॉपिक ऐसा ही पढ़ेंगे जिसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार मुझे नोट्स दे देते तो अपन देख लेते कि क्या क्या तुम्हें याद है। पढ़ाया तो बहुत कुछ था। आपने क्लासेस ले ली पुराने वाली? नहीं ली। हाँ, तो हमने बहुत बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ। इतना कुछ तो मैंने भी नहीं पढ़ा जितना तुमने लिख रखा है। हाँ, ये मैं ऐसे ही पढ़ा देता था, बाकी पढ़ा हुआ मेरे भी कुछ नहीं है ज्यादा। आपको पता ही है, अपने तो काम मेन है चाय का, वो तो कभी ऐसे पीने में आ जाता। बाकी ये तो ऐसे ही, मतलब वो पार्ट टाइम जॉब है कि ठीक है कहीं अच्छी जगह पढ़ा लेते हैं और थोड़ा फेमस हो जाएंगे इसलिए। बाकी काम नहीं है, और सोइल में जितना नॉलेज भी नहीं है। तो तुम ऐसे भारी भारी भरकम क्वेश्चन पूछोगे ना तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि इतना आता नहीं है तुम दोनों को। हाँ, इनको पता है कि नहीं आता, इनको पहले बता रखा है मैंने। तुम नए हो तो तुम्हें लगेगा कि यार सर क्या पढ़ा रहे, ऐसी बस ठीक है। और सीनियर हुए, थोड़े रेस्पेक्ट तो करोगे यार, सीनियर है क्या ही पूछे इससे। सीनियर से क्वेश्चन भी नहीं पूछना ना, इफ बट तो होता ही नहीं है। ज्यादा कुछ करो सॉरी बॉस, ठीक है बस। फीस दिया ना तुम लोगों ने, हाँ तो डरना नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट में तुम मेरे खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। नहीं तो इनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है थोड़ी बताएंगे अपन को। नहीं, ये सारे आइंस्टीन है, गलतियां होगी तो अपने आप बता देंगे। ओके, तो हमने सोइल पढ़ी थी बहुत सालों पहले, और ये क्या पढ़ा दिया यार मैंने। ओके, तो फादर ऑफ सोइल साइंस वीविडोकुत्सेव। एक कॉन्सेप्ट दिया था सोइल साइंस का, सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बिन। जो सोइल है उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिससे प्लांट सर्वाइव कर पाता है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विटनी ने दिया था। ओके, सोइल जो है 4 टाइप के स्पेयर से मिलकर बनी होती है। आपका लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। और इससे ही सोइल के 4 कंपोनेंट्स बनते हैं। कितने कंपोनेंट है सोइल के? 4। फर्स्ट वन, सोइल मिनरल मैटर, सोइल ऑर्गेनिक मैटर, सोइल वाटर एंड सोइल एयर। मिनरल मैटर कितना है? ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर एंड एयर इज। ओके, पेट्रोलॉजी क्या होता है? पेट्रोलॉजी रॉक्स, एंड पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सोइल, सोइल इन नेचुरल एनवायरमेंट। और यदि सोइल के नेचुरल हैबिटेट के तौर पर पढ़े तो इडेफोलॉजी है। ओके, अच्छा 3 टाइप की आपको रॉक्स लिखवाई थी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। एग्जांपल याद है आपको? याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, वेदरिंग क्या होती है? Disintegration and decomposition of rocks and minerals is known as weathering. There are 2 processes, disintegration and decomposition. फिजिकली टूटना एंड केमिकली टूटना। सही लिख रखा है। ओके, एक लिख रखा है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के डायगोनल चेंजेस की वजह से एक वेदरिंग होती है स्पेशल टाइप की, जिसको क्या बोलते हैं? ऑनियन टाइप वेदरिंग, जिसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन, पीलिंग आउट, ऑनियन टाइप वेदरिंग। अच्छा, जब वाटर फ्रीज होता है तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होगा या वॉल्यूम डिक्रीज होगा? और कितना टाइम्स इंक्रीज होता है? नहीं, 9% इंक्रीज होता है, 9 टाइम्स नहीं। बस ये ध्यान रखना, 9% जो है इंक्रीज होता है, 9 टाइम्स इंक्रीज नहीं होता। 9 टाइम्स मतलब 9 गुना बढ़ जाएगा। 9% मतलब सिर्फ उसके अंदर 9% जो है वो इंक्रीमेंट होगा। तो 9% जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता है। कितना फोर्स डालता है वो? 7। ओके, 1457 आपका क्या? मेगाग्राम इन टन पर मीटर स्क्वायर। ओके, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया। अच्छा, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस
जो थी वो कितने टाइप की थी? एक फंडामेंटल एंड एक स्पेसिफिक। फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस कितनी है? 3 या 4? हाँ 3 आपको लिखवा रखा है। कौन कौन सी? नहीं, फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो थी वो आपको लिखवा रखी है, वो है 3, आइलुविएशन, इलुविएशन, ह्यूमिफिकेशन एंड हॉरिजोनाइजेशन। 4 आपको प्रोसेस लिखवा रखी है। आइलुविएशन, इलुविएशन। आइलुविएशन क्या होता है? ई से शुरू होने वाला, एक होता है आई से शुरू होने वाला। एक होता है इलुविएशन, एक होता है आइलुविएशन। इसको वाला बताना ये। Translocation of soil constituents from upper layer to lower layer is known as illuviation. Illuviation is the accumulation या फिर जमा होना। आपको ऐसा लग रहा हो ना कि क्या बात कर रहे, तो अभी कुछ नहीं। बीएससी एग्रीकल्चर किया तो थोड़ा बहुत तो ये सुना होगा, लेकिन हाँ अरे बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ये क्या है, लेकिन आप क्लासेस लीजिएगा, वहां बड़े सिंपल तरीके से बताया। क्योंकि शुरू में मुझे भी ज्यादा नहीं आता था, इंग्लिश तो मैं अभी सीख रहा हूं, तो वहां पे ज्यादा पता था नहीं, तो वहां आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। आज वाला टॉपिक भी आपको समझ में आएगा जब अपन शुरू करेंगे, लेकिन मैं एक बार देख लेता हूं उन लोगों को कितना याद है। ठीक है, आपको भी कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे डिस्कस कर सकते हैं ना। हाँ मैं बता रहा हूं, मैंने जिनको लेकर शुरू किया था ना वो तो कोई है ही नहीं। हाँ एक बस, बाकी सारे अब नए ही हैं, वो शायद ऑनलाइन आ गए होंगे। हाँ ये दिया राम मीणा। ओके, लेटराइजेशन क्या होता है? नहीं, लेटराइजेशन में ऊपर जमा हो जाते हैं, सिलिका नीचे आ जाता है। ओके, सोइल प्रोफाइल हो गया, डायग्नोस्टिक होरिजन हो गए, पेट्रोकेल्सिक, जोनल, एजोनल, ऑर्डर। ऑर्डर कितने हैं सोइल? सोइल ऑर्डर कितने हैं किसके अकॉर्डिंग? यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग कितने ऑर्डर है? 12 ऑर्डर है। और ये अपने सुपरवाइजर में पूछा भी अभी। ओके, लेकिन आपको सिर्फ ऑर्डर ही याद नहीं रखने, ऑर्डर के नाम भी याद रखने। 12 ऑर्डर याद है? हाँ, आवामी हाउस या आवागामी हाउस। ओके, फिर अपन ने सोइल फिजिक्स पढ़ी। सैंड पार्टिकल का साइज क्या होता है? मोर देन 2 mm सैंड हो जाएगा। बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, टिलेज, सोइल क्रस्टिंग, मैकेनिकल। 2 mm टू कहां तक? 0.02 mm। वेरी गुड। सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018। वर्ल्ड सोइल डे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल 2015। सोइल वाटर पढ़ लिया। अच्छा, लास्ट अपन डबल डिफ्यूज लेयर कर रहे थे डिस्कस है, ये अपन किसी रोज और पढ़ लेंगे, क्योंकि डबल डिफ्यूज लेयर एक पेज छोड़ दीजिएगा आप इस नोट्स के बीच में, एक डेड पेज, और यहां से एक नया टॉपिक डालिएगा, आयन एक्सचेंज। हाँ ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज। पिछली बार आयन एक्सचेंज से क्वेश्चन आया था, आपको याद हो तो, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, डेफिनेशन आई थी नेगेटिव एड्सॉर्प्शन की। आप पिछली बार का पेपर देखेंगे, वहां आयन एक्सचेंज से क्वेश्चन आया। और आयन एक्सचेंज से क्वेश्चन आपका AA में, प्री पीजी में, और इवन जितने भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम है वहां पे आयन एक्सचेंज से क्वेश्चन आते हैं। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एंड इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सब पूछे जाते हैं। आयन एक्सचेंज जब अपन बात करें, एक बार आयन को छोड़ देते हैं, अपन एक्सचेंज की बात करते हैं। एक्सचेंज को हिंदी में बोलते हैं आदान प्रदान करना। क्या करना? आदान प्रदान। एक्सचेंज एक अपन कर रहे हैं, आपने कुछ पैसे दिए होंगे और मैं उसके बदले में आपको कुछ सिखा रहा हूं, या आयन एक्सचेंज, ये मतलब कुछ सिखा रहा हूं, एक्सचेंज कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? नॉलेज का एक्सचेंज हुआ। बदले किसके बदले? हाँ, मनी के बदले। एक एक्सचेंज आपने देखा होगा कि आप मार्केट जाते हैं, आप सब्जी खरीदते हैं, सब्जी वाले को पैसे देते हैं, और पैसे के बदले वो आपको सब्जी दे देता है, फ्रूट्स दे देता है, वेजिटेबल दे देता है, तो ये भी एक एक्सचेंज हुआ, मनी एंड कमोडिटी के बीच में। एक एक्सचेंज ऐसा ही आप करते हैं बातों का, जैसे कभी आपने कुछ नॉलेज है, कुछ आप इंफॉर्मेशन है, वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो ये क्या हो गया?
इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो गया। लेकिन यही अपन को ऐसा ही कुछ एक्सचेंज देखना है, बट वो किसका देखना है? आयंस का देखना है। पहले तो समझते हैं आयंस क्या होते हैं। तो आपको एलिमेंट्स पता होगा, एलिमेंट्स क्या होते हैं। देयर आर मोर देन 114 एलिमेंट्स, 114 से ज्यादा एलिमेंट्स है इस अर्थ पर, जिसका अलग एक प्रॉपर्टी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका एक एटॉमिक नंबर अलग है, उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उनका एटॉमिक वेट अलग अलग है। बहुत सारे एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स इन जनरल न्यूट्रल कंडीशन में रहते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई भी आयंस नहीं रहते। लेकिन इनके अंदर होता क्या है, तो जब अपन एक एटम को, एक एलिमेंट को देखते हैं, तो उसका एलिमेंट जो होता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 टाइप की चीजों से मिलकर बना होता है नॉर्मली। सबसे सेंट्रल में रहने वाले प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ रहने वाले न्यूट्रॉन, और उसके बाहर एक क्लास के अंदर दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने होते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से? 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब अपन बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को सिंबलाइज करते हैं पॉजिटिव प्लस से, इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करते हैं नेगेटिव माइनस से, एंड आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसके ऊपर ना प्लस होता है ना माइनस होता है। आपको यह भी पता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है वो कहां रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, केंद्रक में रहता है एटम के। और बाहर जो क्लासेस होती है, उस क्लासेस में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब कोई सा भी आप एलिमेंट उठाइए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कुछ भी उठाइए, सबका यही स्ट्रक्चर है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपका रहेगा न्यूक्लियस में, और बाहर इलेक्ट्रॉन कहां घूमते रहेंगे? साइकिल क्लास के अंदर, वो बिल्कुल साइकिल एक रोटेशन करते रहेंगे, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, एंड प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब कोई एक न्यूट्रल एटम है, एक एटम क्या है? न्यूट्रल है, या फिर एक एलिमेंट जो है न्यूट्रल है, जैसे कि मान लीजिए अपना है सोडियम। अभी सोडियम के ऊपर प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इसका मीन क्या हुआ? इसका मीन हुआ है कि जितना इसके अंदर प्रोटॉन है, इक्वल टू उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल सोडियम बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है। अब सोडियम कितने नंबर पे आता है? तो अपन को पता होगा सोडियम आता है 11 नंबर पे। अब कैसे पता चला 11 नंबर पे है, या फिर इसका एटॉमिक नंबर जो है 11 है, कैसे पता चला? क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? और प्रोटॉन बहुत मुश्किल से छोड़े जाते हैं, बहुत मुश्किल से लिए जाते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं किसी भी आपके किसी भी एटम के अंदर। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? और मैंने बोला कि जब ये न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? जितने प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 ही प्लस चार्ज है और 11 ही माइनस चार्ज है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है कि बहुत बार ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर साइकिल के अंदर घूमते हैं, बाहर क्लास के अंदर घूमते रहते हैं, ये बहुत बार एग्जिस्टिंग जो स्टेज है उससे थोड़े से ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, कैटलिस्ट हो जाते हैं। बहुत बार इनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो एनर्जी लेवल जब बढ़ता है तो ये यहां से क्लास से बाहर चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है सेक्रीफाइस कर लेता है एक एटम। और इलेक्ट्रॉन जब सेक्रीफाइस करता है तो हो सकता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए उसके। सेकेंडली क्या होता है? एक रूल होता है ऑक्टेट का रूल। उसमें क्या होता है? सब सुनना है आपको, कुछ भी याद नहीं रखना। ऑक्टेट के रूल में क्या होता है? ईच एंड एवरी एटम ये चाहता है कि उसके बाहरी कोष के अंदर, आउटर क्लास के अंदर, आउटर सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं उतने आए, जितने मैक्सिमम आ सकते हैं उतने आए। आपने सुना होगा आपके पास 99 रुपीज हो और 1 रुपया आपको और मिल जाए तो 100 का नोट बन जाए, तो 99 का चिल्लर रखना मुश्किल है और 100 का एक नोट रखना क्या है? आसान है, इजी है। ये यही चाहते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते अपने बाहरी कोष में, 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? अब देखिए, मान लो अपन इसकी बात करें सोडियम की। सोडियम के फर्स्ट क्लास पोटेशियम के अंदर 2 भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्लास एल के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर एम के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये इसका सीरीज होता है 2 8 8 18 18 32 32। तो पहले कोर्स के अंदर, पहली क्लास के अंदर कितने? पहले आपके सेल के अंदर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्लास के अंदर और फिर थर्ड क्लास के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बैठा है। ये फर्स्ट क्लास है जिसको अपन बोलते हैं के क्लास। कौन सी क्लास? और के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है? कितने? 11 है। 11 में से 2 चले गए तो 9। सेकेंड क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 कितने हो गए? 10। मतलब के में पूरे के पूरे भर गए, एल में पूरे के पूरे भर गए। अब थर्ड कोर्स कौन सा है? थर्ड क्लास कौन सा है? एम है। और इलेक्ट्रॉन कितना रहा? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहा ओनली। मीन आउटर सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां कितने चाहिए इनको?
7 और चाहिए, तब जाके ऑक्टेट रूल पूरा होगा। और 7 किसी से उधार लाना बड़ा मुश्किल है कि मेरे पास 3 रुपए 97 रुपए ले आऊं तो 100 का नोट हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, समझ रहे? या तो बहुत कमाना पड़ेगा, इतना ही कमा नहीं सकता, तो या क्या करे, ये बाहर के जो 3 रुपए के चिल्लर है वो कहीं घर पे डाल दे, कहीं किसी को दे दे, भिखारी को दे दे, झंझट ही खत्म, रखना ही नहीं है। तो इसको क्या कर सकता है, यहां से सेक्रीफाइस कर सकता है, लेकिन यहां ले नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ देगा, सेक्रीफाइस कर लेगा। जब यहां एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब देखिए इसके अंदर प्रोटॉन तो कितने हैं, 11, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, क्योंकि एक चला गया ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, प्रोटॉन के ऊपर नेट क्या हो गया, +1 चार्ज आ गया, और इसलिए सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आता है, +1। और ये जो चार्ज आ जाए उसके बाद जो भी आपका एटम बनता है उसको बोलते हैं आयन, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव आयंस इज नोन एज cations and negative ions are known as anions. So there are two type of ions present in soil. First one is cations and second one is anions. और अपन जब एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो इसी cations और anions के एक्सचेंज की बात करेंगे, between soil to soil solution, between soil to plant roots, between soil to humus, और between humus to humus, soil to soil, roots to root. ये सब अपन इनके एक्सचेंज की बात करेंगे, ये कौन कौन सा आयन किसी को देगा और उसके बदले में कौन कौन सा आयन लेगा। और ये जो है मार्शल ने 1954 में कॉन्फ्रेंस में कहा कि आउट ऑफ ऑल द एसेंशियल प्रोसेसेस और फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, द आयन एक्सचेंज और कैटायन एक्सचेंज इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना आफ्टर फोटोसिंथेसिस। मीन उन्होंने क्या बोला कि जितने भी लाइफ के लिए पॉसिबल फिनोमिना है, जितने भी लाइफ के लिए पॉसिबल रिएक्शंस है, जितने भी लाइफ के लिए पॉसिबल प्रोसेसेस है इस अर्थ पर, उसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है वो है आयन एक्सचेंज। किसके बाद में, फोटोसिंथेसिस के बाद में। फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं, आपने फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपने प्लांट साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी है, और वहां पे आपको पता है कि विदाउट फोटोसिंथेसिस आपका, मेरा, इस कैमरे का, इस क्लास का, इस पूरी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट वो फोटोसिंथेसिस है, उसके बाद में सेकंड लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो कौन सी है, आयन एक्सचेंज। और तो बहुत ग्रेट टॉपिक है, और यहां से टॉपिक जब बड़ा है तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी क्या है, ज्यादा है। तो अब एक बार वापस हेडिंग लगाइए आयन एक्सचेंज, मतलब लगा दिए हो तो नहीं, लेकिन नहीं लगाइए तो आयन एक्सचेंज हेडिंग लगा लीजिए। तो अपन ऐसे ही आयंस के बारे में और उनके एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। आयन एक्सचेंज, और एक्सचेंज तो आपको पता ही है, गिव एंड टेक की प्रोसेस है। अब देखो क्या होता है, सोइल याद है आपको, भूल गए? सोइल के अंदर आपको पता होगा सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स के बिटवीन वॉइड्स होते हैं, पोर्स बोलते हैं जिनको। एंड द परसेंटेज ऑफ पोर प्रेजेंट इन एनी सोइल इज नोन एज पोरोसिटी और पोर स्पेस परसेंटेज। पोर स्पेस परसेंटेज एक नॉर्मल सोइल के अंदर 50% होते हैं, एक आइडियल सोइल के अंदर कितने होते हैं, 50%। द पोर और पोर स्पेस और वॉइड्स कंटेंट वाटर एंड एयर इन पोर स्पेस। तो उसके अंदर क्या होता है, या तो पानी हो सकता है या फिर एयर हो सकती है। अब अपन थोड़ा सा एक इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये सोइल के आपके क्या है, पार्टिकल्स है। मैं स्फेरिकल बना रहा हूं, लेकिन ऐसे होते नहीं है एक्चुअल। जब आप सोइल पार्टिकल्स को देखेंगे ऐसे नहीं होते। इनके बिटवीन क्या होता है, वॉइड्स होता है, आपको दिख भी रहा है वॉइड्स, कुछ जगह जो खाली है ना ये वाली, ये वॉइड्स है। और इन वॉइड्स के बीच में क्या रहेगा, वाटर एंड एयर। काम का है नहीं, क्योंकि आयन एक्सचेंज में एयर का कोई रोल नहीं है, तो अपने वाटर वाला पोर्शन लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, वाटर। और आप सभी को पता है वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये किसी को भी घोल लेता है। विद टाइम आपके देखेंगे हर चीज इसके अंदर घुल जाती है, बस टाइम ज्यादा चाहिए। लेकिन सोइल के अंदर, सोइल मेनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स से बना है। मिनरल्स मेनली एलिमेंट्स के बने होते हैं, और मिनरल्स एलिमेंट के बने होते हैं, इजीली सॉल्युबल भी है। बहुत सारे आप देखेंगे सोइल के अंदर पड़े हुए मिनरल्स क्या हो जाते हैं, इजीली सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे मिनरल्स को सॉल्युबलाइज कर देता है। जब वाटर किसी मिनरल्स को सॉल्युबलाइज कर देगा तो सिर्फ वाटर नहीं रहेगा, वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट्स भी घुल जाएंगे। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो जाता है तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। और किसका सॉल्यूशन है, सोइल का और वाटर का, इसलिए इसको बोलते हैं सोइल सॉल्यूशन। तो ये जो आपका वाटर है, इसको वाटर नहीं बोल के अपन क्या बोल सकते हैं, सोइल सॉल्यूशन। और सोइल सॉल्यूशन कौन सा पार्ट है, वो सारा पार्ट जो पार्टिकल्स के बिटवीन है। और ये क्या है आपका, सोइल पार्टिकल्स। सोइल पार्टिकल्स की बात करें तो मैंने 3 टाइप के पार्टिकल आपको बताए हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और मैंने बताया था जो क्ले होता है और फाइनर क्ले होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है एज ए कॉलॉइड्स। एंड व्हाट इज द कॉलॉइड,
कोलॉइड वो होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा हो और वो कोलॉइडल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करे। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है कोलॉइड्स की? टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट जो हो गया वो, प्रिसिपिटेशन, सरफेस चार्जेस, ये मैंने पढ़ा है ना कोलॉइड्स। तो सरफेस चार्जेस होते हैं इनकी सरफेस पे, इनके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट होता है। लेकिन ये कौन से पार्टिकल्स? ये सैंड शो नहीं करता, ये सिल्ट शो नहीं करता। कौन करता है? क्ले। मीन पार्टिकल्स के अंदर क्ले भी तो है, और क्ले की सरफेस पे हमेशा क्या होता है? चार्ज होता है, मे बी नेगेटिव चार्ज और मे बी पॉजिटिव चार्ज। देयर आर टू रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन सोइल कॉलॉइड्स। फर्स्ट वन इज आइसोमॉर्फस substitution and second one is open crystal edges. There are two type of charges present on the surface of colloids. First one is pH dependent and second is pH independent. ये मैं सब पढ़ा दिया है, आपको पता है? हाँ, आपको नहीं पता, मैं बाकी को हाँ आप पढ़िए। अच्छा, आप अभी तक क्लास नहीं लिए तो अब सोइल है ना, मैं आपको लगता होगा इजी सब्जेक्ट है, ऐसा है नहीं। मेरा है ना पिछले 8 महीने में पढ़ा के गला बैठ गया है। मैं आया था, मेरी आवाज बहुत अच्छी हुआ करती थी, आप पहले की वीडियो देखना। ये जो गला बैठा है ना, ये पढ़ा के बैठा है, और इतना सोइल पढ़ा दिए। कभी कभी मुझे खुद को लगता है इतनी सोइल है भी कि मैं सिर्फ पढ़ाया ही जा रहा हूं। ठीक है, सुपरवाइजर वालों को 20-20 क्लास में मैंने सोइल पढ़ाई है, तो इसका मतलब ये बहुत कुछ पढ़ लिया अपन ने। अब आपका मार्च शुरू होने वाला है कुछ टाइम में, और ये जो मंथ है ना, ये जाते हैं इतनी ज्यादा स्पीड से, इसकी हद भी नहीं है। सबसे धीरे मंथ जो जाते हैं ना, वो जाते हैं आपके सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, जुलाई। ये बहुत धीरे मंथ है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। और ये जो मंथ है फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनका तो पता ही नहीं है कहां से शुरू होते हैं, कहां खत्म होते हैं। और तुम अभी तक सोइल भी नहीं पढ़े हो, जबकि सोइल बहुत पहले करवाया आपको। तो जो लाइव वाले जो क्लास ले रहे हैं ना, रिकॉर्डेड क्लास, वो सोइल पढ़ लीजिए। अब आप क्लास अभी तक नहीं लेंगे तो डाउट कब आएंगे? और मैंने बहुत गलत भी पढ़ा रखा है उसमें, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? और तुम लास्ट टाइम में तो मैं भी नहीं मिलूंगा भाई, समझ रहे हो ना? तुम लगे कोई नहीं, जुलाई से पहले, जून से पहले, मई से पहले, एग्जाम से पहले सर को पूछ लेंगे, फिर मेरे भी भाव बढ़ जाएंगे। अभी तुम पढ़ लो, और अभी पढ़ोगे तो पता भी चलेगा क्या है। तो 1-2 क्लासेस लेना शुरू कर दो। अच्छा, अभी आप है ना जो क्लास ले रहे हैं ना रेगुलर, वो तो रिवर्स में चलो। पहले वो टॉपिक क्लियर करो, सोइल केमिस्ट्री पहले पढ़ो, फिजिक्स, पेडोलॉजी एंड अदर जो आपको और अपलोड कर रखे वहां पे, वो बाद में ले लेना। केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड है। ये समझ में आ गया? सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? वाटर प्लस डिसॉल्व सॉल्ट्स। एंड सोइल पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड पोर्शन होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या हो सकता है? एक तो वाटर होगा खुद सॉल्वेंट के तौर पर, और क्या होंगे? डिसॉल्व सॉल्ट्स होंगे। और जब डिसॉल्व है सॉल्ट्स, तो वो आयन के फॉर्म में टूटे हुए होंगे, जैसे कि NaCl एक साल्ट, NaCl है, तो ये टूटा हुआ किसके अंदर? Na+ एंड Cl-। This Na+ is known as ion और cation, Cl- is known as ion anion। अब ये बहुत सारे पढ़े हैं सोइल के अंदर, बहुत सारे पढ़े हैं। और आपको ये भी पता है दिस क्लोराइड इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, आपको सर ने पढ़ाया होगा, सतीश सर ने। अच्छा, आपके एग्रोनॉमी के टेस्ट के अंदर जनरल एग्रोनॉमी, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन, वाटर एंड सोइल कंजर्वेशन वाला पोर्शन, और एक कौन सा बताया मैं भूल गया, वो आपके टेस्ट में आएंगे 25 क्वेश्चन। वो सिलेबस नहीं बताया था ना उन्होंने? हाँ, उन्होंने मुझे भेजा था याद करवा के, मैं खुद भूल गया। तो 3 तो मैंने बता दिए, कौन कौन से? जनरल एग्रोनॉमी वाला पोर्शन, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वाला, सोइल कंजर्वेशन वाला, एक शुरू के कोई और बताओ ना। हाँ, वाटर सेट, वेरी गुड। ये चारों, ठीक है, चारों टॉपिक आएंगे। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। मैंने उनको बोला मुझे याद नहीं है, बट बोले कि कोई नहीं, कर लोगे याद। तो 4 टॉपिक आएंगे। आपने पढ़ी है एग्रोनॉमी? हाँ, एग्रोनॉमी आप कब आए? मतलब दिसंबर में आ गए? ओ, 2 महीने हो गए यहाँ पे। ओके, तो अभी देखो सोइल के अंदर ये सारे के सारे आपके क्या है? आयंस पड़े हैं। अब आपको ये भी पता है कि क्लोराइड इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। अब देखो हो सकता है कि ये पोटेशियम भी पड़ा रहे किस फॉर्म में? K+ में, कैल्शियम पड़ा रहे Ca2+ फॉर्म में, मैग्नीशियम पड़ा रहे Mg2+ फॉर्म में, एल्यूमिनियम Al3+ में, क्लोरीन Cl-, सल्फेट SO4 2-। एंड ऑल दिस आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं प्लांट के लिए जरूरी है। प्लांट के लिए क्या है? जरूरी। और ये कहां पड़े हैं? सोइल के अंदर। जब ये सोइल के अंदर पड़े हैं, तो क्या सोइल के अंदर ये पड़े ही रहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ा होगा, 3 टाइप की प्रोसेस होती है, मास फ्लो, डिफ्यूजन, रूट इंटरसेप्शन। और मास फ्लो में
एक पानी के साथ ही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चले जाते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। डिफ्यूजन में जहां इनकी हायर कंसंट्रेशन है वहां से इनकी लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। तो ये जाते हैं, इसका मतलब ये फ्लो करते हैं। तो क्या सिर्फ ये फ्लो ही करते हैं या फिर एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे एक्सचेंज भी हो सकते हैं, वो अपन पढ़ेंगे इस आयन एक्सचेंज के अंदर। तो आई थिंक अब आपको बेसिक पता चल गया ये हो क्या रहा है। ये अपन क्या पढ़ेंगे इन 2 दिनों में, तो अपन पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज, कैसे ये न्यूट्रिएंट, कैसे ये एलिमेंट्स, कैसे ये आयंस सोइल के अंदर मूव करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, आदान प्रदान करते हैं, गिव एंड टेक की प्रोसेस कैसे होती है। ओके, अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक बात कीजिए कि आपको जो सोइल सॉल्यूशन है ना, उसको आप 100 टाइम यदि आप जूम करेंगे तो आपको वो ऐसा लगेगा जैसे कि शुगर सॉल्यूशन में गुलाब जामुन। देखा है आपने? इमेजिन कीजिए, बहुत है। अब इमेजिन कीजिए ना, मतलब एक शुगर सॉल्यूशन है, एक मतलब आपके पास एक कोई बर्तन है, उस बर्तन में पूरा शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, गुलाब जामुन सबने खा लिए, 2 गुलाब जामुन रह गए और वो तैर रहे हैं अनकंट्रोलेबल। मतलब वो तैर भी नहीं सकते, तो मैं ऐसे मतलब रैंडम आपको सिचुएशन दे रहा हूं, 2 है तो वो तैर नहीं रहे, फिर वो कहीं और ही है, वहां नहीं। तो आप देखिए वो शुगर सॉल्यूशन के अंदर 2 गुलाब जामुन, वो जो गुलाब जामुन का एक जो आपको गुलाब जामुन दिख रहा है, दैट इज सोइल पार्टिकल एंड द शुगर सॉल्यूशन इज द सोइल सॉल्यूशन। यहां तक आपको समझ में आया? तो अपन एक इमेजिन करते हैं कि ये अपना सोइल का पार्टिकल है, गुलाब जामुन है, और इसके चारों ओर क्या है? सोइल सॉल्यूशन है। सोइल सॉल्यूशन है। आपको यह भी पता है कि इन दैट सोइल सॉल्यूशन देयर आर मेनी टाइप ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस प्रेजेंट, मे बी पोटेशियम, मे बी सोडियम, मे बी क्लोराइड, मे बी सल्फेट, बहुत सारे कैटाइंस एनाइंस प्रेजेंट है। और आपको यह भी पता है कि ये जो सोइल का पार्टिकल्स होता है ये कॉलॉइड पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? एंड ईच एंड एवरी सोइल कॉलॉइड्स हैविंग सम चार्जेस ऑन देयर सरफेस, कुछ चार्जेस होते हैं इनकी सरफेस पे, एंड वो चार्जेस भी पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव। मैं आइडियली मान लेता हूं नेगेटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है? क्योंकि मैक्सिमम चार्ज कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज है, और आपको तो एक तो बात 3rd या 4th या 6th क्लास से पता है, जब से केमिस्ट्री पढ़ने लगे, कि जो केमिस्ट्री में ऑपोजिट एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो किसको अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव। अब देखो यार, पॉजिटिव K+ पढ़ा है, पॉजिटिव Na+ पढ़ा है, लेकिन नेगेटिव कौन पढ़ा है? क्लोराइड। क्लोराइड को तो अट्रैक्ट करेंगे नहीं, किसको अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? कैटाइंस। तो कैटाइंस अट्रैक्ट होंगे, और कैटाइंस अट्रैक्ट होकर क्या क्या बन जाएगा? ये सोइल का पार्टिकल, और इसके ऊपर ये K, और ये कौन जुड़ गया? Na। ये K, ये कौन जुड़ गया? Na। ये K, और ये कौन जुड़ गया? N। ये स्ट्रक्चर बन जाती है। और ये जो है सारे के सारे कैटाइंस एड्सॉर्ब रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सोइल पार्टिकल। और जहां पे एड्सॉर्ब है, जहां ये चिपक जाते हैं, जहां पे ये जाके जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, इस जगह को बोलते हैं एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? और एक्सचेंजेबल साइट, ऐसी जगह जहां पे एक्सचेंज होगा, ऐसी जगह जहां पे एक्सचेंजेबल जो रिएक्शन है वो होगी, इसको बोलते हैं एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स और एक्सचेंज साइट। इस पूरे को सोइल पार्टिकल, जिसको बहुत बार सोइल कॉलॉइड्स, बहुत बार सोइल क्ले, या बहुत बार क्ले मिसेली भी बोलते हैं। मिसेल बोलते हैं तो इसको मिसेल भी बोलते हैं। ये सारा क्या है? पास वाला सोइल सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये आयन कहां से आए? सोइल सॉल्यूशन से। कहां जाके एड्सॉर्ब हुए? अच्छा, अब मैंने एक वर्ड बोला एड्सॉर्ब। क्या बोला? एड्सॉर्ब। कहां जाके एड्सॉर्ब हुए। लेकिन एक वर्ड मैंने और सुना था, एब्सॉर्ब। एक वर्ड मैंने और सुना जॉर्प्शन। एक वर्ड मैंने और सुना डिसॉर्प्शन। तो मेरे पास 4 वर्ड है, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। क्या मीन होता है चारों का? अपन वेरी गुड। ओके, और डिसऑप्शन? अब ये दोनों तो आपने बिल्कुल सही बताए, और ये दोनों पता होने चाहिए, दोनों तो पता होने भी नहीं चाहिए। जो पता होना चाहिए वो पता है तुम्हें, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन में आपको अंतर पता होना चाहिए। एडी मीन एड्सॉर्प्शन का मीन है कि ये होगा आउटर सरफेस पर, मीन ये सरफेस रिएक्शन है। तो ये एड्सॉर्ब कहा मैंने, तो एड्सॉर्ब का मतलब सिर्फ सरफेस पे आके टिक जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन एब्सॉर्प्शन
वो आपका पूरे सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट होगा। तो जब आप जो है एक सोइल का पार्टिकल किसी पानी के अंदर डिप करते हैं तो पूरी सोइल गीली हो जाती है, सिर्फ उसका सरफेस गीला नहीं होता, इसका मतलब वाटर एब्जॉर्ब हुए, वाटर क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा एक चौक का पार्टिकल या आप एक कोई कलम वगैरह लीजिएगा या फिर इस पेन को लीजिएगा और इस पेन को किसके अंदर डाल दीजिएगा, दूध के अंदर, आप देखेंगे दूध जो है, मिल्क जो है, वो पूरा का पूरा इसके सरफेस पे चिकनाहट आ जाएगी, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप आए होंगे तो बेंच को साफ किया होगा, तो क्या किया होगा, कपड़े उपड़े आपने कपड़े से हटाई होगी, तो वो डस्ट हटाई है। ऐसा नहीं है कि गंदी है पूरी टेबल उठा के फेंक लो, टेबल पूरी गंदी नहीं हुई है, टेबल के ऊपर डस्ट एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब का मतलब होता है आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेट होना, और एब्जॉर्प्शन का होता है अंदर चला जाना सिस्टम में। तो ये जो प्रोसेस है कैसी है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं है, ये कैसी प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है। यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब आगे अपन देखते हैं। जैसे कि ये सोइल पार्टिकल है, यहां तक मैंने समझाया कि इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस है, और ये नेगेटिव चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्जेस के काउंटर आयन से बैलेंस हो रखे, और ये पॉजिटिव आए कहां से, किसी रोज सॉल्यूशन में पड़े थे, अब कहां पे है, सरफेस पे। ये पास में क्या है, इसके सॉल्यूशन है। मैंने 100x इसको क्या कर रखा है, जूम कर रखा है, तब ऐसा दिख रहा है, बाकी ऐसा आपको सोइल दिखेगी नहीं। कल को जाके तुम देखने लग जाओ फील्ड में कि सोइल में कहां सोडियम पड़ा है, तो कोई फर्क या कोई दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये अपन ने क्या कर रखा है, जूम कर रखा है। अब देखिए मैंने क्या किया, मेरे माइंड में एक ऐसे ही कुछ तरकीब आई, और मैंने कहा कि क्या करते हैं अपन, इस पूरी सोइल के अंदर जैसी भी है सोइल, इसके अंदर अपन अमोनियम आयन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, अमोनियम। और मैंने इस सोइल के अंदर अमोनियम सल्फेट मिला दिया। आपको पता है अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो मैंने पानी में घोला और इस सोइल के अंदर डाल दिया। क्या कर दिया, सोइल के अंदर डाल दिया। अब अमोनियम सल्फेट आपको पता है वाटर सॉल्युबल है, जैसे सोइल के अंदर जाएगा किसमें टूट जाएगा, NH4+ एंड SO4 2-। फिर मैंने यहां पे NH4+ लिख लिया, यहां SO4 2-। इसकी बहुत सारी क्वांटिटी हो गई क्योंकि बहुत सारा मैंने डाला। अब मैंने क्या किया, 15-20 मिनट इस सोइल को पड़ा रहने दिया, घंटे भर पड़ा रहने दिया। फिर मैंने इस सोइल को क्या कर दिया, वाटर के साथ धोना शुरू कर दिया। तो धोएंगे तो आपको पता है लीचेट आएंगे, कुछ आपका वाटर जो बाहर आएगा, उस वाटर को मैंने कलेक्ट किया। होना क्या चाहिए था कि मैंने अमोनियम सल्फेट डाला, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, तो जब पानी के साथ मैंने सोइल को वॉश किया, तो उस वॉशिंग वाले पोर्शन के अंदर, उस फिल्ट्रेट के अंदर, उस पानी के अंदर क्या आना चाहिए, अमोनियम एंड सल्फेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अमोनियम एंड सल्फेट। वापस मैं एक प्रैक्टिकल करवा देता हूं आपको। मैंने एक बीकर लिया, और ये बीकर आपका जो है पोरस है, कैसा है, जिसके अंदर हॉल है। इसके अंदर मैंने सोइल भरी, क्या भर ली, सोइल भरी मैंने, और सोइल के अंदर मैंने किसका सॉल्यूशन डाला, अमोनियम सल्फेट का। सॉल्यूशन डालने के बाद मैंने इसको क्या किया, वाटर के साथ वॉश किया। जब मैंने वाटर के साथ वॉश किया तो कुछ मटेरियल बाहर आएगा, सोइल नहीं आएगी लेकिन पानी आएगा। पानी किसके अंदर मैंने कलेक्ट कर लिया, दूसरे बीकर के अंदर। अब मैं इस पानी के अंदर देखूंगा तो पानी के अंदर होना क्या चाहिए, इस पानी के अंदर एक तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए H2O, एक क्या होना चाहिए NH4+, और एक होना चाहिए SO4 2-। लेकिन मैंने देखा कि NH4+ इसके अंदर नहीं था, इसकी जगह में कौन आ गया, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब पड़े। इसका मतलब किसी ने इस प्रोसेस के दौरान मेरे अमोनियम को चुरा लिया, और उसके बदले मुझे क्या दे दिया, पोटेशियम दे दिया, मुझे उसके बदले में क्या दे दिया, सोडियम दे दिया, जो मुझे चाहिए नहीं था। तो मैंने इस बीकर से पूछा, भाई तूने चुराया क्या, इसने मना कर दिया, नहीं चुराया इसने। तो किसने चुराया होगा, वाटर से पूछा, वाटर बोला बेचारा तूने तो मुझे जितना डाला मैं पूरा का पूरा क्या आ गया, बाहर आ गया, तो मैं तो क्या चुरा के किसको दूंगा। अब तीसरा कौन रहा बताओ, सोइल। इसका मीन किसने चुरा लिया, सोइल ने चुरा लिया। किसको, हाँ अमोनियम को। ओके, आया समझ में। तो अमोनियम किसने चुरा लिया, अमोनियम को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बदले में सोइल ऐसा नहीं है कि चुरा के कुछ दे नहीं रहा, बदले में क्या दे रहा है, पोटेशियम। और वो पोटेशियम और कहां आ गए, बाहर आ गए। इसका मतलब यहां कुछ हुआ होगा, और जो कुछ हुआ होगा उसी को अपन बोलते हैं आयन एक्सचेंज। अब बताता हूं क्या हुआ होगा। ये सोइल पार्टिकल सरफेस पे कौन पड़ा है, सोडियम, पोटेशियम एंड पोटेशियम। मैंने क्या मिलाया, NH4+, NH4+। ये NH4+ क्या हुआ, सोडियम के साथ एक्सचेंज हुआ, ये खुद यहां चला गया, और सोडियम कहां गया, बाहर। ये गया, इसको बाहर ले आया, ये गया, इसको बाहर, ये गया, इसको बाहर। मीन सोडियम तो टोटल कहां आ गया, पोटेशियम टोटल कहां आ गया, और अमोनियम कहां एब्जॉर्ब हो गया,
सरफेस पे। अब वाटर के साथ अपन लीच आउट करेंगे, ये सब कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और खुद अमोनियम कहां बैठ गया, अब देखो किसी का आदान प्रदान हुआ क्या, किसके बदले में कौन गया, पोटेशियम के बदले में अमोनियम, और अमोनियम के बदले में पोटेशियम, सोडियम के बदले में अमोनियम, अमोनियम के बदले में सोडियम, आपस में क्या हुए, एक्सचेंज, एंड दिस इज नोन एज आयन एक्सचेंज। मैं बताऊंगा, ये अभी शुरू हुआ है जो खेल बड़ा, मैं बोलूं 2 दिन, मैंने पहले आपको बता दिया मैं कि ये जो युद्ध है ना 2 दिन चलेगा, तो आपको सब आपके डाउट रहेंगे ही नहीं, इवन आपको लगेगा यार ये क्या पढ़ लिया, इतने तो डाउट ही नहीं थे। नो टेंशन रहिए आप, मैं सीरियस मत लीजिए, मुझे नहीं आता सोइल, मैं 10 साल से बर्बाद हो रहा हूँ इस एक सब्जेक्ट में, और जॉब और नहीं लग रही, और फिर मुझे पता चला मैं डबल एओ को पढ़ा रहा हूँ यार, जिसकी मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। फिर मैंने सुपरवाइजर वालों को देखा, मैं क्या सुपरवाइजर वालों को पढ़ा रहा हूँ और एग्जाम देने मैं भी गया, बोले बच्चे बोले सर यहाँ, मैं क्या एग्जाम दिलवाने आया हूँ यार, तुम सब सही हो ना, कोई कमी वमी तो नहीं है, फोटो वोटो है तुम्हारे पास। अंदर जाके मैं बैठा, मैं देख रहा हूँ पेपर कैसा है, रिजल्ट आएगा तो बता देंगे कि नहीं हुआ, तो नो टेंशन रहो, सोइल में कोई दिक्कत नहीं है पक्का। यहां तक समझ में आया, अभी तो बेसिक है, मैं तो 12th वालों को पढ़ाता हूँ ये सब। तो अब देखो मैंने ये बोला ना, ये सब मैंने किया, ये सब मैंने किया, ये मैंने नहीं किया, ये 1954 के अंदर, और इवन उससे भी पहले 1899 और 1905 1906 में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और ये सब काम करते रहे। लेकिन आपको 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखना, रख लोगे, एक थे थॉमसन, जे थॉमसन, और एक थे थॉमस वे। थॉमस वे का नाम तो आपको याद ही होगा, फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री, थॉमस वे। इन दोनों ने मिलकर ये रिएक्शन की, और इन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट के साथ कैटाइंस का एक्सचेंज करवाया, और उन्होंने सबसे पहले कैटाइन एक्सचेंज की प्रोसेस को बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटाइन एक्सचेंज के बारे में स्टडी किसने किया, थॉमसन एंड थॉमस वे। थॉमसन ऑप्शन में नहीं हो तो ये वाला तो याद रखना ही है, थॉमस वे। एंड थॉमस वे ने सबसे पहले कैटाइन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, दैट्स व्हाई थॉमस वे इज नोन एज फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री। फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या पढ़ा, कैटाइन एक्सचेंज, क्योंकि सोइल के अंदर कैटाइन एक्सचेंज के अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैटाइन एक्सचेंज। आप लिखिए, देखिए द एविडेंस ऑफ आयन एक्सचेंज, द एविडेंस ऑफ आयन एक्सचेंज, मैं बोलूं तो चलेगा या लिखूं, हाँ लिखूं ये, क्योंकि मुझे खुद को दिक्कत है बोलने में। द एविडेंस ऑफ ion exchange first time proposed by elaborated by Thomson and Thomas Way. Okay, ये किसने बोला, मार्शल ने। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू मार्शल। समझ में आया, ओके। आगे अपन बात करते हैं, ये लिख लिया आपने, आगे अपन बात करते हैं ये है क्या प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या है, ये कैसी प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन द सरफेस ऑफ सोइल पार्टिकल्स, एंड दिस प्रोसेस में बी रिवर्सिबल, क्योंकि जो आज पोटेशियम को एड्सॉर्ब किया है, कल अमोनियम ज्यादा होगा तो वो अमोनियम को भी कर लेगा और पोटेशियम को वापस हटा देगा। किसी रोज वापस पोटेशियम सोइल में ज्यादा हो गया तो पोटेशियम वापस आ जाएगा और अमोनियम हट जाएगा, मीन दिस प्रोसेस में बी रिवर्सिबल। और ये एसेंशियली आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ना कि दोनों दिशाओं में हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, सेकेंडली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं होता। एंड थर्ड नंबर पे इसके अंदर पार्ट लेने वाले जितने भी आयंस है वो कैसे होने चाहिए,
वो आयंस होने चाहिए सिमिलर। ऐसा नहीं है कि आपके नेगेटिव है जो पॉजिटिव आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। सल्फेट आपका पोटेशियम को थोड़ी कर सकता है, पोटेशियम सोडियम को कर सकता है। मीन जो आयंस है वो आयंस कैसे होने चाहिए, सिमिलर आयंस होने चाहिए। जैसे पोटेशियम मीन या तो कैटाइंस होने चाहिए या एनाइंस होने, कैटाइन और एनाइन आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते। तो ये कैसी प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज इज reversible process by which ions present in soil आयन एक्सचेंज इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। और बस इस पूरी लाइन में आपको यही बात ध्यान रखनी है, ये कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, बाय विच आयंस प्रेजेंट इन सॉइल एक्सचेंज बिटवीन टू फेजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के दो फेज के बीच में, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन से सॉल्यूशन के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहा है, एक ही फेज के बीच में आपका नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक ही फेज हो तो भी हो सकता है, या वो दोनों फेज अलग अलग एंटिटी हो और बहुत क्लोजली कॉन्टेक्ट हो। जैसे एक सोइल पार्टिकल और एक सोइल पार्टिकल के बीच में भी आयन एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या एक कंडीशन है, वो बहुत नजदीक होने चाहिए एक दूसरे के, और दोनों अलग अलग पार्टिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं एक ही पार्टिकल की सरफेस पे यहां से टपक के यहां जा रहा है और उसको अपन आयन एक्सचेंज कहेंगे, वो आयन एक्सचेंज नहीं है। यहां तो दो डिफरेंट फेजेस, फेज समझ रहे हैं ना आप, सोइल की 3 फेजिक सिस्टम है, आपके लिक्विड फेज में भी रहता है सोइल, सॉलिड फेज में भी रहता है, गैसियस फेज में भी रहता है। तो लिक्विड से सॉलिड के बीच में हो रहा है आयन का एक्सचेंज, तो उसको आयन एक्सचेंज बोलेंगे। ऐसा नहीं है सॉल्यूशन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो आयन एक्सचेंज नहीं है, वो मास फ्लो हो सकता है, वो डिफ्यूजन हो सकता है, तो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। सेकेंडली, आयन एक्सचेंज कैसा प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। 12th क्लास में आपने अच्छा, आप 12th का पता नहीं कैसे सिलेबस चलते थे, नहीं ये नहीं चलता, अरे वो चलते थे ना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाला, इसलिए तुम थोड़े कमजोर रह गए यार। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ा लिया ताकि जनरल केमिस्ट्री तुम्हें मतलब नहीं पढ़ाया, बाकी आई थिंक जनरल केमिस्ट्री पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी मैं बोलने वाला था कि मैं तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, फिर मैं देखा ये तुम लोगों ने तो कहीं पढ़ा होगा। सॉल्यूशन थोड़ी था हमारे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी चलती थी 12th में, नहीं चलती थी ना। 11th में बस एक केमिस्ट्री की बुक चलती थी, फिर 12th आती एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो जाती थी, वो पढ़ाया था। और फिर भी जेट के लिए पढ़ाई होगा तुम लोगों ने ये सब, नहीं जेट की तैयारी तो बहुत साल तो नहीं हुए, जेट की तैयारी के 3-4 साल। वाह, मतलब जेट बिना तैयारी है, पीजी में तो तैयारी की और भी जरूरत नहीं होती। अब मैं बताऊं, एक मैं बात बताऊं, आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, आप तो सीरियस ही नहीं है पढ़ाई को लेकर, उसके 2 साल बाद जेट का एग्जाम है, जबकि 2 साल पहले तुम सीरियस भी नहीं थे और तुम सिलेक्ट हो रहे हो, और यहां तुम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सीरियस हो जाते हो, एमएससी करनी है, 4 साल है तुम्हारे पास और तुम तैयारी कर रहे हो। देखो कितना गलत कर रहे हो तुम। अच्छा, 11th 12th 10th में पढ़ा हुआ जेट में काम नहीं आता, यहां तो जितना पढ़ा है उतना ही काम आएगा, जितना तुमने यूजी में पढ़ा है उतना काम है, फिर भी देखो कोचिंग कर रहे हैं। मतलब अपन कितने गलत हैं यार, कितना गलत कर रहे हैं खुद के साथ। आप ढंग से पढ़े नहीं है लोग हैं? हाँ, अब नहीं है ना, दिक्कत यही है, कोरोना में सब कुछ हो तो क्या, अब कोरोना वापस आ भी नहीं रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कोरोना आ जाए, जॉब लगा दे, बोले कोरोना। पढ़ना पड़ेगा यार थोड़ा सा, मतलब बढ़िया ढंग से, क्योंकि अभी टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास। तो मैं जब बोलता था टाइम नहीं है, अब तो रियल में नहीं है टाइम यार। उस टाइम में झूठ बोल रहा था, मुझे भी लगता है, लेकिन अब तो कहाँ टाइम है यार। ओके, 3rd नंबर पे कैसी है प्रोसेस, ये केमिकली इक्विवेलेंट प्रोसेस है। आई थिंक टाइम हो गया, अच्छा नहीं हुआ ना। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोसेस है, इसको मैं समझा देता हूं, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, आयन एक्सचेंज इज, फर्स्ट ऑप्शन आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस, सेकंड ऑप्शन आएगा एडजॉर्प्शन प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन आएगा केमिकली इक्विवेलेंट प्रोसेस। फिर आपका ऑप्शन आएगा एक, ओनली वन, फिर आएगा 1 एंड सेकंड ट्रू है, थर्ड आएगा 1 सेकंड एंड थर्ड, तीनों जो है वो आपके ट्रू है। तो आपको क्या करना है,
तीनों ही ट्रू है। केमिकल इक्विवेलेंट का मीन क्या है, तो मैं समझा देता हूं आपको। जैसे कि एक सोइल पार्टिकल और सॉल्यूशन के बीच में यदि आयन एक्सचेंज हो और इसकी सरफेस पे एल्यूमिनियम पड़ा है, क्या पड़ा है, और एल्यूमिनियम के ऊपर भी आपको पता है कितने प्लस होते हैं, और सोइल सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। तो जब ये हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा एल्यूमिनियम के साथ, तो ऐसा नहीं है कि एक एल्यूमिनियम एक ही हाइड्रोजन को एक्सचेंज करेगा, ऐसा होता तो ये केमिकली अनइक्विवेलेंट हो जाती, नॉन इक्विवेलेंट हो जाती। एक एल्यूमिनियम आयन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कितने हाइड्रोजन को, क्योंकि इसके ऊपर वैलेंसी कितनी है, 3 वैलेंसी है, और कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, 3, तभी जाके केमिकली क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो 1 हाइड्रोजन कैपेबल टू रिप्लेस 1 aluminum capable to replace 3 hydrogen ions, 1 calcium capable to replace 2 hydrogen ion, but 1 potassium capable to replace 1 hydrogen ion also only। ये आपको पता होना चाहिए। तीनों ही बातें पता चल गई, रिवर्सिबल, वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। इफ आयन एक्सचेंज के अंदर पार्ट लेने वाले आयन एक्सचेंज के अंदर पार्ट लेने वाले जो जितने भी आयन्स है, इफ वो कैटाइंस है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कैटाइन एक्सचेंज। क्या बोल देंगे, फिर उसको आयन एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैटाइन। और इफ पार्ट लेने वाले सारे आयन्स जो है वो एनाइंस है तो उनको क्या बोल देंगे, एनाइन एक्सचेंज बोल देंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज, फर्स्ट वन इज कैटाइन एक्सचेंज एंड सेकंड वन इज एनाइन एक्सचेंज। तो लिखिए देयर आर टू टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज। हाँ, ये मोहित मीणा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तरीके से जुड़ जाएगा, तो क्या वो इरिवर्सिबल या फिर आपका एक ही दिशा में होने वाली प्रोसेस हो जाएगी, है? इवन उससे स्ट्रॉन्ग नहीं भी आएगा तो भी नहीं होगा, बिकॉज द फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल फॉर आयन एक्सचेंज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, वंडरवॉल फोर्सेज, कॉलम फोर्सेज, और दीज फोर्सेज आर वेरी वीक। ये जो फोर्सेज लग रहा है ना, आयनिक फोर्स बॉन्ड नहीं बन रहा है इनके बीच में, ऐसा नहीं है आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ये जो है एक फोर्स से जुड़े हुए हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है ना, ये कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा, ये कोई परमानेंट है नॉन स्टैटिक बॉन्ड नहीं बना रहा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, जो टेम्परेरी बॉन्ड है, जिसको कोई भी पार्टिकल जो है वो वहां से हटा सकता है, बहुत इजीली हट जाएंगे। तो इतना ज्यादा स्ट्रांगली ऐड नहीं हुए, लेकिन किसी रोज ये भ्रमित होके एड्सॉर्प्शन की जगह एब्सॉर्प्शन में चले गए। मैंने आपको बताया था मोंटमोलाइट्स, वर्मिकुलाइट्स, देयर आर इंटरलेयर स्पेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ मोंटमोलाइट आर प्रेजेंट, जिसमें H2O होता है, और उसमें फंस गए किसी रोज ये भैया आपने पोटेशियम, फिर वो रिवर्सिबल नहीं होगा, फिर वो वहीं फंसा हुआ रहेगा जब तक कि वो या तो पूरी लेयर नहीं खुल जाती या उसका वेदरिंग नहीं हो जाता। तो एसेंशियली ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, भले कोई कितना भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भले कोई कितना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आगे बात समझ में, कैसी प्रोसेस है, क्योंकि जो बॉन्ड है सरफेस और उस कैटाइन के बीच में, सरफेस और उस एनाइन के बीच में, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं, ठीक है। तो ये आयन एक्सचेंज जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज, फर्स्ट वन इज एनाइन एक्सचेंज, सेकंड वन इज कैटाइन एक्सचेंज। अब अपन बात करते हैं फेजेस कौन कौन सी हो सकती है, आयन एक्सचेंज किन किन के बिटवीन हो सकता है। आई थिंक मुझे नहीं समझाना है, आपको समझ में आ गया ऐसे मौखिक तौर पे। सोइल सोइल के बीच हो सकता है, सोइल सॉल्यूशन और सोइल के बीच हो सकता है, सोइल और ह्यूमस पार्टिकल के बीच में हो सकता है, सोइल एंड प्लांट रूट्स के बीच में हो सकता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे भी। ओके, अब फर्स्ट नंबर पे हेडिंग लगे कैटाइन एक्सचेंज। कैटाइन एक्सचेंज क्या होता है, कैटाइन एक्सचेंज मीन यहां पे जो आयन होंगे वो एसेंशियली पॉजिटिव चार्ज होंगे, मीन पॉजिटिव चार्ज आयन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो इसमें पार्ट लेने वाले ऑल आयंस आर कैटाइंस और पॉजिटिवली चार्ज। तो अब आप इसके अंदर कौन कौन सा हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, स्ट्रोंशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर एसेंशियली क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्जेज होने चाहिए। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, केमिकली इक्विवेलेंट है और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, लेकिन जुड़ेगा कौन और हटेगा कौन, पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस जुड़ेंगे। These positively charged cations which
takes part in cation exchange sometimes is known as exchangeable ions and sometimes known as counter ions. इनको और क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस. जो आयंस पार्ट लेते हैं एक्सचेंजेबल रिएक्शन में उनको बहुत बार तो काउंटर आयन कहते हैं. क्या कहते हैं? काउंटर आयंस, या इनको बोलते हैं एक्सचेंजेबल आयंस. तो एक्सचेंजेबल आयंस और काउंटर आयंस क्या है? वो आयन है जो केटायन एक्सचेंज या एनायन एक्सचेंज में पार्ट लेंगे. जैसे कि आपका पोटेशियम है, वो क्या है? काउंटर आयन. इसको काउंटर आयन क्यों बोला है? क्योंकि सोइल की सरफेस पे कुछ ऑपोजिट चार्जेस रहते हैं जिनको ये बैलेंस करते हैं. एंड दोज आयंस व्हिच बैलेंस सम चार्जेस इन सोइल इज नोन एज काउंटर आयंस. नहीं समझ में आया? सोइल के पार्टिकल की सरफेस पे कुछ चार्जेस रहते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं. इनको बैलेंस कौन कर रहा है? यदि इनको कोई नहीं आके जुड़ेगा तो ये नेगेटिव रहेंगे ना, और ये नेगेटिव तौर पे डिफ्लुक्लेट रहेंगे. अब इनके ऊपर आके कौन जुड़ गया? कैल्शियम. तो कैल्शियम जुड़ते ही क्या हो गए? बैलेंस हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, काउंटर इफेक्ट हो गया, काउंटर अटैक हो गया. इसलिए इनको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन. और ये आयन परमानेंट नहीं है, पार्ट ले सकते हैं एक्सचेंजेबल रिएक्शन में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक्सचेंजेबल आयंस. डेफिनेशन लिखवानी है कैटायन एक्सचेंज की? आयन एक्सचेंज की डेफिनेशन लिख दो, आयंस की जगह कैटायन लिख दो. जो आयन एक्सचेंज वाली डेफिनेशन है वो सेम प्रोसेस है. इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच cations present in soil take part in exchangeable reaction from one phase of soil to another phase. बस तो कोई, बस आपको यहां पे जहां आयंस पार्ट ले रहे थे, अब कौन पार्ट लेगा? कैटायंस पार्ट लेंगे. अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैटायंस है जो पार्ट लेते हैं सोइल के इस एक्सचेंजेबल रिएक्शन में? कौन कौन से? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा कैटायंस प्रेजेंट है? अर्थ क्रस्ट में कैटायन है एल्यूमिनियम Al3+. तो देखो कौन कौन से कैटायंस पार्ट लेंगे? कैल्शियम Ca3+, सॉरी Al3+, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+, NH4+, etc. ये इंपॉर्टेंट कैटायंस है जो किस में पार्ट लेते हैं? कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस में पार्ट लेते हैं. इनको दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है. कितनी क्लासेस में? दो. एक होते हैं बेसिक कैटायंस, एक होते हैं एसिडिक कैटायंस. कितने कैटायंस है? दो. कुछ इसमें से है बेसिक कैटायंस, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आने वाले. कौन कौन से? K+, Na+, Mg2+, Ca2+, ये सारे कैसे हैं? बेसिक. और कुछ होते हैं एसिडिक कैटायंस. कौन से हैं? H+, Al3+. वेरी गुड. बताओ किसमें आएगा? NH4+ जो है ये रियल में तो आपका एक सिंगल कैटायन है नहीं, ये एक मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्ट करता है. NH4+ की बात करें ना बेसिक कैटायंस में है ना एसिडिक कैटायंस में. NH3 की बात करें अमोनिया की तो ये एसिडिक है. NH4+ आगे जाके फर्दर कुछ करेगा तो ये एसिडिक हो सकता है, तो इसका इफेक्ट एसिडिक बेसिक हो सकता है. बाकी कैटायन के तौर पर ये दोनों में से किसी में पार्ट नहीं है. ठीक है, लिख दिया. तो आप चाहे तो वो ऊपर वाला नहीं, आप चाहे जैसा करें. तो टाइम भी हो गया, चलो फिर ठीक है. तो मैं पढ़ा दूंगा ना पक्का. तुम यार मतलब ऐसे ना कोई पूछ भी ले तुम्हें मार्केट में तो ऐसे मत बोलना, क्योंकि ये भाई धंधा है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है मेरा. यहाँ से कमाऊंगा उतना ही घर चलेगा फिर. ठीक है, तो ऐसे मार्केट में जाके कुछ बुरी बातें मत करना. ये मतलब ऐसा है कि टॉपिक नहीं समझ में आए, आप मुझे बताइए, मैं समझा दूंगा. लेकिन ऐसे झूठी बातें हैं.
पूछ लेता हूँ ऑनलाइन वालों को भी। तो लाइट चली गई थी, लेकिन आपको समझ में आया? अच्छा, तो ये था आयन एक्सचेंज, जो शुरुआत था। आपके सारे क्वेश्चन जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक आप क्लासेस लीजिए, ऐसे बहुत जानते हैं मुझे, इनको पूछ लेना किसी को, ये बता ही देंगे 2-3। अच्छा, तारीफ करे वहां तक सुनना है अपने, जैसे ही बुराई शुरू हो जाए अपने नहीं सुननी, बोले नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और बाकी अपन पढ़ते रहेंगे। 5-7 क्लास अपनी शायद, या एक अपन ने सोल सर्वे छुड़वा दिया था ना वहां पे, हाँ नहीं पढ़ा। और उसमें मैं आज देख रहा था AA 2015 का पेपर, तो उसमें 2 क्वेश्चन सोल सर्वे के याद रखे, तो वो तो पढ़ाना ही, आप याद दिला देना मुझे सोल सर्वे। और आपको लगे कि सिलेबस से हटके कुछ चीजें जो है अपनी रह गई है, ये आप बताएंगे मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से सिलेबस उस दिन भी कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो आप बता देना कि कौन सा टॉपिक जो है वो रह गया एक बार, क्योंकि आप भी थोड़े एक्टिव होकर बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बता देंगे, ऑफलाइन वाले भी। और बाकी मेरे जितने नजर में है वो मैं आपको 5-7 क्लास के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। ओके।